नमस्ते छात्रों, हमेशा की तरह मेरी कक्षा में बड़े प्यार से तहे दिल से आपका स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज़ प्रकल्प 2021-22 के लिए सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं में हिंदी विषय लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 7वीं कविता स्वागत है, कौन किसका स्वागत कर रहा है और क्यों कर रहा है, जब ये शीर्षक हम लोगों के सामने आ जाता है तब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि स्वागत हम किसका, मतलब ये कवि श्याम दानेश्वर जी किसका स्वागत कर रहे, क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि जब हम पारतंत्र में थे उस वक्त अंग्रेज लोग 150 साल तक हम पर शासन कर रहे थे और उस वक्त अनुबंध के करार पर फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, सेशल्स आदि देशों में अंग्रेज लोग उस वक्त मजदूर बनाकर लोगों को पानी के जहाज पर बिठाकर कभी अपनी इच्छा के अनुसार, कभी ज़बरदस्ती उन लोगों को समुद्र के उस किनारे छोड़ दिया जाता था। कभी कभी उन्हें लालच दिखाया जाता था कि वहाँ सोने की खान है, हीरों की खान है, बहुत सारा पैसा मिलेगा। ऐसे कहकर उनको जहाज में ज़बरदस्ती बिठाकर भेज दिया जाता था। अनुबंध पर गए यही मजदूर गिरमिटियाँ कहे जाने लगे। और देखिए छात्रों, इन्हीं लोगों के लिए आज कवि श्याम दानेश्वर जी स्वागत के लिए तैयार हैं। मतलब मॉरिशस में वे लोग, कुछ लोग वहाँ पे अपना जीवन बसर कर गए, कुछ लोग पटक पटक कर जान दे दी, खाने पीने के लिए वक्त पर नहीं मिला। जैसे कीचड़ में कोई फूल खिलता है उसी तरह से जो जिंदा रहे, संघर्ष में जिन्होंने जीवन बिताया, उन लोगों के लिए यह मॉरिशस की भूमि स्वर्ग उन्होंने बना दी और वहाँ हमारा छोटा सा भारत बन गया। यही बात स्वागत है श्याम दानेश्वर जी कि विदेशों में फैले हुए अपने परम मित्रों को एक छोटे से लघु भारत में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ आ जाओ। अब लेखक का परिचय। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागरूक हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी। अपने परिजनों से बिछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपकी काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। देखिए छात्रों, श्याम दानेश्वर जी प्रवासी साहित्यकार के रूप में नवाजे जाते हैं। हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ने के कारण हिंदी में साहित्य रचना उन्होंने की। अपने परिजनों से, मतलब अपने रिश्तेदारों से विरह का दुख, बिछोने के उनसे दूर जाना, बिछड़ना, उसका दुख तथा गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ यानी कि वास्तव को प्रस्तुत करने के साथ साथ जो व्यक्ति उदास है, मायूस है, भयभीत है, आतंकित है, उन लोगों को अपने भविष्य के प्रति
आशावाद दिखाकर उन्हें जीने की राह दिखाना, प्रवासी भारतीय साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पागल, कमलकांड, ये उपन्यास है, काव्य संग्रह है आदि। विधा परिचय यानी कि साहित्य का प्रकार। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। मतलब देखिए, विधा परिचय में यह कविता प्रवासी साहित्य कविता कही जाती है। प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य किसे कहा जाता है तो भारतीयों ने हिंदी में रचा गया साहित्य जो है उसे प्रवासी हिंदी साहित्य कहा जाता है। इन रचनाओं में नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं, मिथक, इतिहास की बातें, भारत की सभ्यता, इन सबको सुरक्षित रखने का इन कवियों ने अपना काम किया है। प्रवासी साहित्य में हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की जो संस्कृति है तथा संस्कार है तथा जो भूभाग हम सफ़र करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए, पर्यटन करने के लिए जाते हैं, उस भूभाग की रचना से लेकर माहौल यानी कि वातावरण से लेकर वहाँ की संस्कृति को लेकर हमें अवगत कराया है। अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है, जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। अब पाठ परिचय में आपको बता दूं कि ये जो कविता है स्वागत है। श्याम दानेश्वर जी आप लोगों को, प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत यानी कि भूतकालीन जो बीता हुआ समय है उस वक्त की दुखद स्मृतियाँ, अब ये दुखद स्मृतियाँ कौन सी है हम आगे चलकर कविता में आप लोगों को बताने वाले हैं, उनको भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि जो है इन लोगों के लिए नहर यानी कि मायके के समान है, जहाँ परिजन यानी कि अपने रिश्तेदार उनसे मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। अब ये लघु भारत, ये संकल्पना क्या है तो मॉरिशस को लघु भारत कहा गया है और वहाँ हमारे जो अलग अलग देशों में बिखरे हुए हमारे परिजन हैं उनको स्वागत करके अपने छोटे से भारत में मतलब मॉरिशस आने के लिए वे आमंत्रित कर रहे कि कभी भी आ जाओ, स्वागत है आपका। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। उजागर करना यानी कि प्रस्तुत करना। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में जो स्थित भारतीयों की संवेदना है उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी यहाँ पे किए हैं। पहले देखिए छात्रों, कविता पढ़ेंगे, बाद में आपको स्पष्टीकरण दे देंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों,
आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक हैं हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। देखिए छात्रों, कवि दानेश्वर यह जो अलग अलग देशों में बिखरे हुए हमारे रिश्तेदार हैं, किसी का मामा, किसी का भांजा, किसी का चाचा, सभी अलग अलग हो चुके थे। जो बिछड़े हुए हैं उनका स्वागत कवि कर रहे हैं। परम यानी कि मेरे बहुत ही प्यारे जो बिखरे हुए हैं, हम एक दूसरे के पास नहीं है, आप सभी का स्वागत है। एक ही माँ के बालक है। एक माँ मतलब कौन सी? कि भारत माता हमारे लिए माँ के समान है। एक ही माँ के हम बालक हैं और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज युगों के बाद हमारा मिलन हो रहा है। 100 सालों का एक युग होता है। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो आज। कवि दानेश्वर जी अपने ही परम दोस्तों का स्वागत करने के लिए, जो बिछड़े हुए बिखरे हुए हैं, उनका मॉरिशस की भूमि पर स्वागत कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रवासी भारतीयों को मॉरिशस की धरती पर आने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो कह रहा है कि आप सभी का इस धरती पर सप्रेम स्वागत है। हम सभी बिछड़े हुए भाई हैं। हम अलग अलग देशों में भले ही बिखरे हुए हैं, लेकिन हम सभी एक ही माता मतलब भारत माता की संतानें हैं। आज कई वर्षों बाद हमारा मिलन होगा। आज आप सभी मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। फिर से काव्य पंक्ति में पढ़ूंगी। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर। अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है? इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। जहाजिया यानी कि एक ही जहाज में बैठे हुए हमारे सभी भाईजन जहाज में बैठकर आए थे, इसलिए जहाजिया भाई। कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर चढ़ा था। एक ही जहाज में बैठने के लिए जगह नहीं थी। जब दूसरे जहाज में उनको बिठा दिया गया, जब ये जहाज पानी पर बहने लगा, आगे बढ़ने लगा, तब अंत में हमने देखा कि एक ही देश में हम एक दूसरे को नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, देखिए जहाज को जब रोक दिया जाता है, जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक होता है, वैसे जहाज को रोकने के लिए लंगर होता है, लोहे का होता है, बड़ा लोहे का होता है। वो पानी के भीतर छोड़ दिया जाता है कि जहाज उस जगह पे रुक जाता है। हक्का बक्का ताकने लगे। हक्का बक्का ताकने लगे मतलब हम आश्चर्यचकित हो गए, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, हमारे भाई भतीजे कहाँ है? इस जहाज में जगह नहीं थी तो फिर उनको दूसरी जहाज पर चढ़ा गया था। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हम सभी जहाजिया भाई हैं, क्योंकि हम सभी को मजदूरी करने के लिए अपने देश से कई जहाज़ों में भरकर विदेशों में भेजा गया था। कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर चढ़ा था। ये जहाज कई देशों में गए। जब समुद्र के किनारे इन जहाज़ों का लंगर पड़ा तो जहाज में बैठे सभी भारतीय ये सोचकर भयभीत हो गए कि वे अपने देश से कितनी दूर आ गए हैं। उनके जहाज में जगह न होने के कारण उनके भाई भतीजे जो अन्य जहाज़ों में चढ़े थे, वो उन्हें वहाँ न पाकर वे और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। फिर भी कवि इन सब का स्वागत करने के लिए तैयार है। भूल जाओ वो पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वो जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सब के साथ। अब रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या,
आज तो हम मिल ही रहे हैं, युग युगांतरों के बाद देखो हम सब कैसे साथ है। आज लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। प्रणयन यानी कि ले जाना, यानी कि जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार हो गया था, ले गए थे, हम लोगों को जबरदस्ती ले गए थे मजदूरी करने के लिए। प्रारब्ध यानी कि नसीब, भाग्य। भूल जाओ वो पुरानी कथा, यानी कि वो पुरानी कथा कौन सी है, जो कि हम लोगों को मजदूरी करने के लिए जहाँ पानी पर चलने वाले जहाज में बिठाकर अलग अलग देश की सीमाओं पर समुद्र के उस तट पर ले जाके छोड़ दिया था, जो कि वापस लौटकर कोई भी नहीं आ पाया। मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वो जहाजी कारनामे, कारनामे यानी कि जो हमारे साथ जो उन्होंने किया था, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, वही हुआ हमारे सबके साथ। अब रोना रोने से क्या होगा, अब नहीं रोना है। उन सभी विगत काल की सारी घटनाओं को भूल देना है। जहाजी प्रणय ने कि जो हम लोगों के साथ जो जहाज पर बिठाकर ले जाके हमें ज़बरदस्ती छोड़ दिया गया था, जो घटित हो गया था वो दोबारा नहीं होगा। आज तो हम मिल ही रहे हैं, युग युगांतरों के बाद, बहुत सालों के बाद हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। देखो हम कैसे साथ हैं। आज लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। देखो हम कैसे एक दूसरे के साथ हैं आज छोटे से इस भारत के प्रांगण यानी कि आंगन में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि अब पुरानी दुखद कथाओं को भूल जाओ। जहाज़ों पर बिठाकर किस तरह हमें अपने ही देश से निकाल दिया गया था, उन बातों को भुला दो, क्योंकि वही हमारा भाग्य था। अब हमें उन बातों को याद करके फिर से दुख नहीं होना चाहिए। जहाज़ों की उन दुखद यात्रियों को याद करने से अब कोई लाभ नहीं है। आज युगों बाद हम सभी एक बार फिर एक साथ होंगे। हम सभी भारत के इस छोटे से आंगन यानी कि मॉरिशस में एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, मैंने आज इस कविता की 3 जो पद्य पाठ है, उन छोटे छोटे हिस्सों को, काव्य पंक्तियों को मैंने पढ़ा दिया है। आप घर पर बैठे आराम से सुरक्षित रहकर अध्ययन करें, और जो स्वाध्याय दिए हैं उन स्वाध्यायों का भी अध्ययन करना है, नोटबुक में उतार देना है। धन्यवाद।